एक प्रॉब्लम लिखो, इलेक्ट्रॉन ऑफ lithium 2 plus ion jumps from third orbit to first orbit. Electron of lithium 2 plus ion jumps from third orbit to first orbit. Electron of lithium 2 plus ion jumps from third orbit to first orbit. Determine wavelength released. Electron of lithium 2 plus ion jumps from third orbit to first orbit. Determine wavelength released. क्या बोला तुमसे? यहाँ पर क्या बोला है तुमसे भैया? वेवलेंथ रिलीज निकालनी है। पहले इलेक्ट्रॉन किस में था? थर्ड ऑर्बिट में। तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कितना आया? -13.6 EV। ये उसकी इनिशियल एनर्जी आई। बोलो अच्छा फाइनल कितनी? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कितना आया बताओ? -122.4। तो कितनी एनर्जी रिलीज हो गई? कितनी एनर्जी रिलीज हो गई? जितना इन दोनों की एनर्जी का क्या है? डिफरेंस है। तो -122.4 माइनस क्या? 13.6। हाउ मच यू गेट? कितना मिल रहा है? ये एनर्जी डिफरेंस निकाल दो। 18 इंटू 13.6 आ रहा है, 8 इंटू ये एनर्जी डिफरेंस आ गया। तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे? नेगेटिव साइन आएगा, वो इंडिकेट करेगा कि रिलीज हो रही है। अदरवाइज यहाँ एनर्जी तुम काय में रखोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और वेवलेंथ काय में आएगी? वेवलेंथ काय में आ जाएगी? एंगस्ट्रॉम। बोलो है भैया? एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और वेवलेंथ काय में आ जाएगी? एंगस्ट्रॉम में। एक तरीका तुम्हारे पास ये है जो तुमने कल देखा। दूसरा तरीका तुम्हारे पास में क्या है? 1/λ इज इक्वल टू R जेड स्क्वायर। इनिशियली इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में था, बाद में कौन से ऑर्बिट में पहुंच गया? तो ये हो गया 9R। इधर एलसीएम लोगे 1 - 9 होल अपॉन 9 कितना आ गए? 9 से 9 भी कैंसिल, ये 1/λ। तो यहाँ लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। और ये कितना? कौन सी मेथड कन्वीनियंट जा रही तुम लोगों को? फर्स्ट वाली? मजाक कर रहे हो तुम है? ये वाली ज़्यादा आसान है ना भैया? कर लिया? तो दिस मेथड इज रिलेटिवली इजी वन। बोलो ठीक है। एनर्जी कितनी रिलीज होती है? जितनी दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का क्या है? डिफरेंस है। यहाँ एक और बात बता दूँ तुम्हारे को मैं। चलो इसमें एक और बात समझना। एक और टर्म यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, वेव नंबर। वेव नंबर जिससे मैं लेमडा बार से रिप्रेजेंट करता हूँ, कुछ लोग उससे न्यू बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट मोस्टली लोग उसको लेमडा बार या न्यू बार से, मोस्टली लोग उसको न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिसन, वेव नंबर क्या होता है? व्हाट वी मीन बाय वेव नंबर? वेव नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर लेंथ। कितनी लेंथ में? 1 मीटर लंबाई में कितनी वेव्स हैं? 1 मीटर लंबाई में, ये 1 मीटर लंबाई है। ये 1 मीटर लंबाई है तुम्हारे पास। आपको मालूम होगा वेवलेंथ क्या होती है? जैसे एक वेव की जो लेंथ होती है उसे हम बोलते होते हैं वेवलेंथ। ये एक वेव है। बोलो, एक वेव की जो लेंथ होती है दैट लेंथ वी कॉल एज वेवलेंथ। इसे हम बोलते होते हैं वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वेव। एक वेव की जो लेंथ होती है वो क्या कहलाती है? दिस वी कॉल एज लेंथ ऑफ वेव। वेवलेंथ, ठीक है। अब ये वेव नंबर का मतलब होता है जैसे ये 1 मीटर लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी लंबाई है?
उस 1 मीटर लंबाई में कितनी वेव्स होंगी? हाउ मेनी वेव्स आर देयर इन 1 मीटर लेंथ? 1 मीटर लंबाई में कितनी वेव्स होती है उसे हम बोलते होते हैं वेव नंबर। और वेव नंबर की वैल्यू क्या आती है बेटा? 1/λ। 1/λ जो होता है ये क्या कहलाता है? वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या होता है? 1 मीटर लंबाई में कितनी वेव्स हैं? बोलो। कर लिया? चलो कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी released. Calculate wave number and frequency released associated with transition of electron. Calculate wave number and frequency released. Calculate wave number and frequency released associated with transition of electron. Calculate wave number and frequency released associated with transition of electron from 4th orbit to 3rd orbit. Wave number and frequency released associated with transition of electron from 4th orbit to 3rd orbit of helium plus ion. Of helium plus ion. हीलियम प्लस आयन के 4th ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन पर कितनी वेवलेंथ रिलीज होगी बतानी है आपको। जी कहाँ से कहाँ तक का? कौन से ट्रांजिशन का बोला है? 4th ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में? 3rd ऑर्बिट में। तो देखो तुम्हें वेवलेंथ क्या निकालनी है? वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर। तो चलो ये फार्मूला बनकर आएगा या नहीं? ये फार्मूला बनकर आएगा या नहीं आएगा भैया? हाँ आएगा ये। अब क्या होगा तुम्हारे पास? ये आर जड़ की वैल्यू कितनी? 2। बोलो। और ये इनिशियली कौन से ऑर्बिट में था और बाद में कौन से ऑर्बिट में? ठीक है 4r। ये 9 - 16 बटे कितना? अभी 4 से कितनी बार कैंसिल होगा ये? 36। माइनस साइन तो केवल रिप्रेजेंटेशन है कि वो रिलीज हो रही है, अदरवाइज। अभी ये हो गया 7 और यहाँ पर इस बार वेव नंबर ही पूछा है तो इस बार आर की वैल्यू ही प्लेस करो। इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स, क्योंकि इस बार तुमसे वेव नंबर पूछा है। मैंने तुम्हारे को कल बोला था कि मोस्टली अपने को किसकी ज़रूरत पड़ती है? 1/r की। मोस्टली अपने को 1/r की ज़रूरत पड़ती है। बोलो। पर अपने को r से भी अपना काम, यहाँ पर वेव नंबर निकाला था तो अपना इससे हो गया। बोलो। तो ये तुम्हारे पास में आ गई वेवलेंथ। कितनी वेवलेंथ रिलीज हुई सर? ये आ गई। बोलो। ये मेरे पास में वेव नंबर आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या पूछी है मेरे से? ये आ गया। अभी अपन यहाँ से वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं। चलो 1/λ इज इक्वल टू कितना? r। यही सॉल्व करेंगे। ये कितना आ रहा है? 7r अपॉन कितना? तो इससे लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? 36/7 इंटू 1/r। 1/r की वैल्यू कितनी? 912 एंगस्ट्रॉम। ये आ गई वेवलेंथ। वेवलेंथ तुमने निकाल ली। वेवलेंथ तुमने निकाल ली। अब तुम्हें क्या निकालने को बोला है मैंने? फ्रीक्वेंसी। तो तुम जानते हो कोई भी वेव हो, ध्यान दे लो, कोई भी वेव हो उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी, लेमडा क्या रिप्रेजेंट कर रही है और ये क्या है? किसी भी वेव की वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट उस वेव की वेलोसिटी होता है। किसी भी वेव की वेवलेंथ
और उसकी फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट क्या होता है उस वेव की वेलोसिटी। बोलो, ये तुमने वेव की वेवलेंथ ली, ये वेव की फ्रीक्वेंसी ली, ये क्या आया उसकी वेलोसिटी। चलो बताओ वेवलेंथ कितनी, वेवलेंथ अपना निकाली ये 36/7 इंटू 912, ये ऑंगस्ट्रॉम में है। इसको मीटर में कन्वर्ट किया, फ्रीक्वेंसी और ये स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये वेवलेंथ इसको मीटर में कन्वर्ट किया क्योंकि वो मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आएगी, जो भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई XYZ, उसकी यूनिट क्या होगी हर्ट्ज। काय में आएगी आयरन, वो हर्ट्ज में। कर लो, फ्रीक्वेंसी किसी भी ट्रांजिशन की आ जाए तो तुम कैसे करोगे, ऑलवेज पहला काम क्या करोगे तुम, वेवलेंथ निकाल दो, और वेवलेंथ निकालने के बाद फिर दूसरी चीज़ तुम क्या करोगे, वेवलेंथ निकाल ली, वेवलेंथ निकालने के बाद फिर तुम फ्रीक्वेंसी निकालोगे, है ना, इस तरीके से। अंडरस्टूड। अरे चलो सुनो, ये तुम्हारे पास में एक ऑर्बिट है, ये कोई दूसरा ऑर्बिट है, और ये कोई तीसरा ऑर्बिट है, ठीक है। इस ऑर्बिट की एनर्जी तुमको दे रखी है E, इसकी दे रखी है 4E/3, और इसकी एनर्जी कितनी है 2E। E है 4E/3 और ये 2E है। बोलो, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आया तो उसने वेवलेंथ रिलीज करी लैम्डा। ये एक ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी कितनी केतन E है, इसकी 4E/3 और इसकी कितनी है अदिति 2E। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है मुस्कान, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करता है तो वो कितनी वेवलेंथ रिलीज करता है लैम्डा, ठीक है। तो मेरे से पूछा है जब वो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन करेगा तो क्या वेवलेंथ रिलीज करेगा, बताइए। हाउ मच वेवलेंथ इट विल रिलीज ऑन मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू, हो जाओ शुरू। जब यहाँ से यहाँ आया तो वेवलेंथ रिलीज करी लैम्डा, यहाँ से यहाँ आएगा तो कितनी रिलीज करेगा, बताना है मेरे को। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो कितनी वेवलेंथ रिलीज करी, जितना दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है। जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, E माइनस कितना, E माइनस 4E/3 इज इक्वल टू कितना SC/λ। बोलो ना, जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये माइनस ये, इज इक्वल टू SC/λ। बोलो, इसे मैंने इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया। और जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कितनी रिलीज करेगा, E माइनस 2E, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और इधर कितनी वेवलेंथ रिलीज करेगा, तो माना कि लैम्डा डैश रिलीज करेगा, तो इज इक्वल टू कितना होगा SC/λ डैश। बोलो, अभी इन दोनों का क्या ले लोगे, सुनाई नहीं दिया मुझको। तो ऊपर वाला क्या आया -E/3 और नीचे वाला -E, माइनस तो इंडिकेट करता था वो रिलीज हो रही है। HC भी क्या हो गया, ये लैम्डा डैश और ये लैम्डा E भी क्या हो जाएगा 1/3, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। सो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा डैश की वैल्यू आ गई λ/3। बोलो, ठीक। चलो एक और प्रॉब्लम करो। यहाँ एक ऑर्बिट है, एक ये ऑर्बिट है, एक ये ऑर्बिट है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया तो कितनी वेवलेंथ रिलीज करी इसने, जब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज वेवलेंथ रिलीज करता है λ1। यहाँ से यहाँ आता है तो वेवलेंथ रिलीज करता है, तो यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या करेगा बताइए। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ आया तो λ1, यहाँ से आया तो λ2, यहाँ से यहाँ आएगा तो क्या रिलीज करेगा बताइए। आंसर ऑब्वियसली दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ λ1 एंड λ2। करिए,
इसमें कितनी वेव रिलीज हुई, इसमें कितनी हुई, इसमें पूछी है। एक काम करते हैं, इस वाले की एनर्जी कितनी मान ली, इसमें एनर्जी कितनी मान ली, इसमें और इसमें। अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है, तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, जितनी दोनों का एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू कितना, SC अपॉन लेमडा 1। बोलो, SC अपॉन, और जब इससे इसमें जाएगा तो कितनी रिलीज करेगा, E2 माइनस E3 इज इक्वल टू कितना, लेमडा 2। इससे इसमें आया तो E1 माइनस E2, और इससे इसमें आया तो E2 माइनस E3। बोलो, अब इससे इसमें आएगा तो कितनी रिलीज करेगा, तो मान लेते हैं, चलो इसमें रिलीज हुई लेमडा 3, मान लिया। इसमें कितनी रिलीज हुई, लेमडा 3। तो जब यहाँ से यहाँ आया तो कितनी रिलीज करेगा एनर्जी, E1 माइनस E3 इज इक्वल टू कितना। बोलो, होगा कि नहीं होगा, है। जब इससे इसमें आएगा तो E1 माइनस E3 रिलीज करेगा एनर्जी, और E1 माइनस E3 को अगर मैं E1 माइनस E2 प्लस E2 माइनस E3 कर दूं तो बुरा तो नहीं मान जाओगे। क्या करा मैंने, E1 माइनस E3 था, इसमें से E2 को सब्ट्रैक्ट करा और E2 को ही ऐड कर दिया। E2 को क्या करा मैंने, और E2 को ही क्या करा दिव्यांशु, ऐड कर दिया। इज इक्वल टू कितना, और E1 माइनस E2 को मैं क्या लिख सकता हूं, कहो। HC कॉमन निकाल के क्या हो गया, कैंसल। तो क्या आया, 1 बाय लेमडा 1 प्लस 1 बाय लेमडा 2 इज इक्वल टू कितना, एलसीएम लो, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 तो लेमडा 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन क्या, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। बोलिए, कर लिया, डन। कर लिया था ना। सुनो मेरी बात, अब ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। ये कौन सा ऑर्बिट है, ये हम देख चुके हैं पहले ही कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे दो सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच का गैप बढ़ता जाता है। यहाँ दोनों ऑर्बिट्स पास में दूर हो गए, दूर हो गए, दूर हो गए, और आगे चल के और दूर हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब भी किसी आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, किसी भी आउटर ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो कितने तरह के वो ट्रांजिशंस कर सकता है। वो जो इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह तक जो मूवमेंट होता है ना, उसे ट्रांजिशन भी कहते हैं। ट्रांजिशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट को हम क्या बोलते होते हैं, ट्रांजिशन। तुमने जैसे अभी पी ब्लॉक, वो तुमने पीरियोडिक टेबल भी पढ़ी थी, तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े थे हमने। वैसे ही ट्रांजिशन बेसिकली मतलब होता है मूवमेंट। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी आउटर ऑर्बिट से किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आया, मान लो सेकंड से फर्स्ट में आया, तो कितनी वेव रिलीज करेगा, एक ही, और कुछ भी नहीं, है ना। अगर वो आउटर से फर्स्ट में आया, सेकंड से फर्स्ट में आया, तो केवल एक ही तरह का मूवमेंट पॉसिबल है। मैं जो कह रहा हूँ अभी क्लियर होगा तुम्हारे को। अब अगर ये सेकंड से फर्स्ट में आने की बजाय किससे आता, थर्ड से फर्स्ट में, तो थर्ड से फर्स्ट में आता तो क्या होता,
थर्ड से फर्स्ट में आता तो क्या होता? थर्ड से फर्स्ट में आने के दो तरीके थे, तीन तरीके। थर्ड से फर्स्ट में आने का तरीका था कि थर्ड से सेकंड में आ जा, फिर सेकंड से फर्स्ट में आ जा, या डायरेक्ट थर्ड से फर्स्ट में आ जा। कितने तरीके थे टोटल? कितने ट्रांजिशन पॉसिबल थे? तीन तरह के, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, या फिर डायरेक्ट थर्ड से फर्स्ट। तो तीन तरह की वेव्स रिलीज होती कि नहीं होती? बोलो। ऐसे अगर तुमको मैं बोलूँ कल को कि फोर्थ से फर्स्ट में आ, तो फोर्थ से फर्स्ट में आने के क्या तरीके थे? फोर्थ से फर्स्ट में आने का तरीका क्या था? फोर्थ से फर्स्ट में डायरेक्ट आ जा, या पहले फोर्थ से थर्ड में आ, फिर थर्ड से सेकंड में, और फिर सेकंड से फर्स्ट में, या फोर्थ से थर्ड में आ और थर्ड से सीधा काय में फर्स्ट में, या फिर फोर्थ से काय में आ और फिर सेकंड से किस में आ। कितने तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। कुछ समझ में आया? अगर फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है तो उसके क्या क्या तरीके पॉसिबल हैं? फोर्थ से सीधा किस में आ गया? फोर्थ से सीधा किस में आ गया? फोर्थ से अदरवाइज क्या? थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, या फोर्थ से सेकंड और फिर सेकंड से फर्स्ट, या फिर क्या? फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड। बोलो जरा, इमेजिन करो क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं। मेरी बात को मत सुनो, इमेजिन करो, उस चीज़ को फील करो भैया। फोर्थ से डायरेक्ट फर्स्ट में आ गया, फोर्थ से थर्ड, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, या फोर्थ से सीधा सेकंड में और फिर सेकंड से फर्स्ट में। ये करा ना मैंने, ये काउंट हो गया ना ऊपर ऑलरेडी। ये टुकड़े टुकड़े में आए तो ये जो ट्रांजिशन होगा, ऐसे जो आया तो ये ट्रांजिशन तो एक जैसे ही हो गया ना, कॉमन ही हो गया ना। ये दोनों केस में वेवलेंथ तो सेम रिलीज होगी ना बेटा। तो कितने तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल हैं? 6। बोलो। तो यहां मैं बता रहा हूं आपको क्या चीज? नंबर ऑफ ट्रांजिशंस, या फिर क्या? नंबर ऑफ ट्रांजिशंस या फिर नंबर ऑफ वेव्स। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस या फिर नंबर ऑफ वेव्स जो होंगी वो क्या होंगी? N(n)-1/2। क्या फार्मूला है इसका? N(n)-1/2। जैसे एग्जांपल के तौर पे चलो, जैसे एग्जांपल के तौर पे थर्ड से फर्स्ट में आया तो रखो n की जगह 3, 3 रखोगे तो क्या आएगा? 3, 3 - 1/2 क्या आया? 3 × 2/3। कितने ट्रांजिशंस आए? 3 आए थे कि नहीं आए थे? ये देखो, बोलो ना। ऐसे अगर तुमको बोला जाए किससे? फोर्थ से फर्स्ट में तो क्या होगा? 4, 4 - 1/2, 4 × 12/2 कितने आया? 6 आए थे कि नहीं आए थे? तो nth ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आया? फर्स्ट ऑर्बिट में। तो कितने तरह के ट्रांजिशन पॉसिबल हैं? N(n)-1/2। बोलो, कर लीजिए। डन। ठीक है, वैसा गलती हुई थी वो यार, वो ऐसा होता है, वो गलती कर देते तो। हाँ, कृष्णम को मालूम पड़ गया था, तो चेक करा था। थोड़े टाइम में तुम्हें मेरे सारे डायलॉग्स याद हो जाएंगे। अब ये सर ये बोलने वाले, अब ये बोलेंगे, है ना। एक ही टीचर से पढ़ो तो ये फ़ायदा है कि सिंक्रोनाइज होना आसान हो जाता है ना। अलग अलग टीचर से पढ़ो तो सिंक्रोनाइजेशन भी मुश्किल पड़ता है थोड़ा। वो बहुत से लोग बोलते भी ना, जब आते नहीं है, जब उससे पहले कह रहे 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ा लेगा कोई, ऐसा होता है। अब तो तुम पढ़ोगे अभी केमिस्ट्री तो तुम्हें मालूम पड़ेगा मेरे को आती है कि नहीं आती है। मैथ्स तुम पढ़ रहे हो, मालूम पड़ रहा हो मुझे आता है कि नहीं आता है। फिजिक्स भी देख लिया होगा। ये होता है नॉर्मलाइज मैनर में भैया कि 3 सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएगा वो, है। फोर्थ से फर्स्ट अपन ये फार्मूला अपन ने केवल ना प्रिसाइजली nth ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ही लिखा है अपन ने, ये कि इलेक्ट्रॉन किस कौन से ऑर्बिट में जा रहा है। इसमें
इलेक्ट्रॉन इज मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम nth ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। फोर्थ से सेकंड बोला है तो एक तरह से वो थर्ड से फर्स्ट वाला केस हो गया, यूँ समझ लो तुम। अगर तुम्हें बोला होता फोर्थ से सेकंड में आ रहा है तो फिर या तो तुम ऐसे काउंट कर लो, या तो तुम क्या कर लो। एक्चुअली ये तो जो मैंने लिखा है ना, ये एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर होता है मैथ्स का, उसका फार्मूला है ये। n में से 2 को चुनने के तरीके होते हैं NC2, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते हैं, तो उससे आया है ये क्या, NC2, ठीक है। फिर अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अपन उसमें देखेंगे। देखो हम देखने जा रहे हैं अभी अगला टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है क्या है समझना। तो इलेक्ट्रॉन जब भी आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी क्या करता है, कौन सी फॉर्म में करता है, लाइट वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, है ना। इलेक्ट्रॉन जब भी आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी रिलीज करता है कौन सी फॉर्म में सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। अब अगर उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप किसी पर्दे पर, किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन करो, यदि आप उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किस पर ऑब्टेन करो, किसी स्क्रीन पर, पर्दे पर, तो जो आपको मिलता है उसे आप बोलते हो स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हो उसे आप, स्पेक्ट्रम। When electron jumps from outer orbit to inner orbit, it releases energy in form of light waves, electromagnetic waves. When those electromagnetic waves are allowed to incident on a screen, so whatever pattern you are obtaining on screen, whatever pattern you are finding on screen, that actually we call as spectrum. And if those electromagnetic waves have been released by hydrogen atom, यदि उन electromagnetic waves को किसने रिलीज किया है, तो वो जो स्पेक्ट्रम रहेगा उस स्पेक्ट्रम को तुम क्या बोलोगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आया तो उसने एनर्जी क्या करी, कौन सी फॉर्म में करी, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को तुमने किस पर डाला, तुम्हें क्या मिला, वो स्पेक्ट्रम यदि किसने रिलीज किया है तो उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलोगे। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझ में आया। यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आया है तो वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में कर रहा है। उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैंने पर्दे पर जब डाला तो मुझे जो मिला उसे मैंने क्या नाम दिया हर्षित, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अभी सुनो, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये हाइड्रोजन का क्या है, ये हाइड्रोजन का क्या है, न्यूक्लियस है। ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड सो ऑन। अब अगर इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आया है, फर्स्ट ऑर्बिट, किसी भी आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया है, मे बी सेकेंड से फर्स्ट में आया, थर्ड से फर्स्ट में आया, फोर्थ से फर्स्ट में आया, किसी भी आउटर ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आया है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जितनी भी वेवलेंथ रिलीज होती हैं उन वेवलेंथ को हम बोला करते हैं लाइमन सीरीज। उन्हें हम क्या बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो जो वेवलेंथ रिलीज हुई उन्हें हमने कलेक्टिवली क्या नाम दिया, लाइमन सीरीज। बोलो। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब आउटर ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में आया, किसी भी आउटर ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आया, तो जो आपको जो भी वेवलेंथ मिलती हैं उन वेवलेंथ को आप क्या बोलते होते हो, बामर सीरीज। क्या बोलते हो हम। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जब आउटर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आया, आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो कौन सी सीरीज बोलते हो, फर्स्ट में आता है तो, आउटर से सेकंड में आता है तो, आउटर से थर्ड में आता है
तो इसे क्या बोलते हैं? पाश्चन सीरीज। दिस सीरीज वी कॉल एज पाश्चन सीरीज। बोलो। और इलेक्ट्रॉन अगर आउटर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में आता है, कौन सी किस में आता है? फोर्थ ऑर्बिट में, तो उसे क्या बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज। और ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन अगर आउटर ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आता है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? पी फंड सीरीज। यदि इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो वो कौन सी सीरीज कहलाती है? लाइमन। आउटर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है तो कौन सी? आउटर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आता है तो, आउटर से फोर्थ में आता है तो, और आउटर से फिफ्थ में आता है तो क्या? पी फंड। बोलो। इलेक्ट्रॉन जब भी कभी किसी आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में आता है तो वो वेवलेंथ एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, लाइट वेव्स की फॉर्म में। उन लाइट वेव्स को अगर मैं पर्दे पर ऑब्टेन करता हूँ तो मुझे जो मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। अब यदि वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का रहा होगा तो उससे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाएगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कर लिया? ये बना लिया सब कुछ? तो लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया जरा समझना। पहला, लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन से ऑर्बिट में गया और इनिशियली वो कौन से ऑर्बिट में था? इनिशियली इनमें से किसी भी ऑर्बिट में था वो, सेकंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में था, फिफ्थ में था, किसी भी आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो लाइमन सीरीज मिली। और लाइमन सीरीज जो होती है ये कौन से रीजन में आती है? ये आती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। मतलब ये ऐसी वेवलेंथ है जो हमको दिखाई नहीं देती। कौन से रीजन में आती है? आपको मालूम है वायलेट से लेकर रेड तक के आपको दिखाई देते हैं विबग्योर। उसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहा जाता है, आपको पता होगा। जो हम मनुष्य देख सकता है, जो हम देख सकते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है। तो वायलेट से लेकर रेड तक की वेवलेंथ हमको नज़र आती है, वायलेट से कम वाली नहीं और रेड के ऊपर वाली नहीं। तो ये जो लाइमन सीरीज है कौन से रीजन में आती है? अल्ट्रा वायलेट। दूसरी कौन सी? बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन से ऑर्बिट में गया? सेकेंड ऑर्बिट में। और इनिशियली वो किस में था? तो ये जो है ये कौन से रीजन में आती है? विजिबल रीजन में आती है, अर्थात ये मनुष्य मानव देख सकता है। बोलिए, ठीक है। तीसरी सीरीज इलेक्ट्रॉन कौन सी है? पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन किस में आया? थर्ड ऑर्बिट में। और इनिशियली वो किस में था? फोर्थ में था, फिफ्थ में था, सिक्स में था। बोलो ना। इनिशियली फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वगैरह में था और फाइनली कौन से ऑर्बिट में आया? थर्ड ऑर्बिट में। उसके बाद में कौन सी सीरीज? ब्रैकेट सीरीज। फाइनली इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में गया और इनिशियली किस में था? फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ वगैरह में। बोलो। हाँ जी। और उसके बाद में हमारे पास में कौन सी? पी फंड सीरीज। पी फंड सीरीज के लिए क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन फाइनली कौन से ऑर्बिट में गया? फिफ्थ ऑर्बिट में। और इनिशियली किस में था? सिक्स, सेवन्थ, एट वगैरह में था। बोलो। और ये जो तीनों सीरीज़ हैं
ये कौन से रीजन में आती हैं? इंफ्रारेड, अर्थात इनकी वेवलेंथ रेड से भी ज़्यादा है। इनकी वेवलेंथ जो है वो रेड से भी क्या है? ज़्यादा। तो ये भी हमको दिखाई नहीं देती। बोलिए, हमें लाइमन भी दिखाई नहीं देती, ये भी दिखाई नहीं देती। हमें तो कौन सी दिखाई देती है? केवल एक बामर ही है जो मनुष्य देख सकता है। ठीक, कौन सी वेवलेंथ कौन से रीजन में फॉल हो रही है, समझ में आ गया? लिखो एक सवाल। बोलो। डिटरमाइन wavelength of second member of Lyman series. Determine wavelength of second member of Lyman series. नहीं बोला तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही है। कौन से मेंबर के लिए पूछा आपसे? लाइमन के सेकंड मेंबर के लिए। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। जब तुम बोल रहे हो लाइमन सीरीज तो इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? फर्स्ट ऑर्बिट में। लाइमन सीरीज के लिए इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में आता है? सुनाई नहीं दिया मेरे को। जब हमने बोला लाइमन सीरीज तो इलेक्ट्रॉन विल फाइनली कम इनटू फर्स्ट ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। अब अगर वो सेकंड से फर्स्ट में आया तो ये कहलाएगा फर्स्ट मेंबर। जस्ट अगले से आता तो क्या बोलते हैं उसको केपीएस? फर्स्ट मेंबर। जस्ट अगले से आता तो क्या बोलते हैं इसको हम? फर्स्ट मेंबर। ठीक है, उसके भी अगले से आएगा तो वो कौन सा मेंबर? उसके भी अगले से आएगा। पहली बात तो ये समझो कि लाइमन बोला है इसलिए इलेक्ट्रॉन ने फाइनली कहाँ आना यादव? फर्स्ट में आना है। अगर मैंने लाइमन बोला है तो इलेक्ट्रॉन ने कहाँ आना है? फर्स्ट में। और अगर फर्स्ट मेंबर बोल रहा हूँ पृथ्वी तो इसका मतलब कहाँ से आएगा बेटा? सेकंड से फर्स्ट में। अगर मैं सेकंड मेंबर बोल रहा हूँ तो कहाँ से आएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ थर्ड मेंबर तो वो कहाँ से आएगा? अभी कौन सा बोला है तुमसे? सेकंड मेंबर। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा? थर्ड से फर्स्ट में। अब वेवलेंथ निकालनी है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तुम? बोलो, कर लो। कर लिया? Determine wavelength of third member of Balmer series. Determine wavelength of third member of कौन सी सीरीज? Balmer series. जी क्या करूँगा मैं यहाँ पर? ये रहा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ने कहाँ आना है? सेकंड ऑर्बिट में आना है। क्यों ऐसा? बामर सीरीज है तो सेकंड में आएगा सर। यहाँ से आता है तो फर्स्ट मेंबर, यहाँ से आता है तो सेकंड मेंबर, और यहाँ से आता है तो तुम्हें कौन सा मेंबर लेना है? तो 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा? फिफ्थ ऑर्बिट से। कैलकुलेशन वर्क यू कैन डू। बोलो। डिटरमाइन longest wavelength of Paschen series. Determine longest wavelength of Paschen series. कौन सी सीरीज बोली है? देखो मेरी बात सुनो।
अब इलेक्ट्रॉन ने पार्शियल सीरीज के लिए कौन से ऑर्बिट में आना है? थर्ड ऑर्बिट में। लिसन, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट। बोलो ना यार, इलेक्ट्रॉन ने फाइनली कौन से ऑर्बिट में आना है? इलेक्ट्रॉन ने फाइनली कौन से ऑर्बिट में आना है? थर्ड ऑर्बिट में आना है। अब मेरी बात सुनना, यहाँ आंखें गड़ा लीजिएगा, दिमाग को पूरा कंसंट्रेट कीजिएगा भैया। इलेक्ट्रॉन ने थर्ड ऑर्बिट में आना है, ठीक है। अब वो थर्ड ऑर्बिट में कहाँ से आएगा? वो फोर्थ से थर्ड में आ सकता है, फिफ्थ से थर्ड में आ सकता है, सिक्स से थर्ड में आ सकता है, एंड सो ऑन आ सकता है। भाई इलेक्ट्रॉन या तो थर्ड में आएगा। अब थर्ड में किस में आए, कैसे आए? फोर्थ से थर्ड में, फिफ्थ से थर्ड में, सिक्स से थर्ड में, सेवन से थर्ड में। आना थर्ड में है ना? क्यों? पार्शियल सीरीज है। अब फोर्थ से थर्ड में आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, और फिफ्थ से थर्ड में आएगा तो क्या करेगा? और ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तुम इन दोनों का एनर्जी का डिफरेंस निकालो, कुछ आएगा, और इन दोनों का निकालो तो कुछ ज़्यादा आएगा, और उन दोनों का निकालोगे तो कुछ और भी ज़्यादा आएगा। इनका एनर्जी डिफरेंस आएगा, लेकिन यहाँ एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? यहाँ और ज़्यादा होगा। एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से वेवलेंथ आती है। वेवलेंथ जो आती है वो एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से आती है। तो यहाँ से तुम एक बात पाओगे कि जो लेमडा है वो एनर्जी डिफरेंस के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या नहीं? तो एनर्जी डिफरेंस जितना कम, वेवलेंथ क्या? एनर्जी डिफरेंस जितना कम, वेवलेंथ क्या? उतनी ज़्यादा। एनर्जी डिफरेंस जितना कम, वेवलेंथ क्या होगी निखिल? यहाँ देखो ना, तुम देखो, पूरे मेंटल प्रेजेंस के साथ में रहो। एम आई करेक्ट? चूंकि तुमसे बोला है पार्शियल सीरीज, इसलिए प्रत्युष इलेक्ट्रॉन ने कौन से ऑर्बिट में आना है? थर्ड ऑर्बिट में आना है। प्रियवंश, इलेक्ट्रॉन ने थर्ड ऑर्बिट में आना है। अब फोर्थ से थर्ड में आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन फिफ्थ से थर्ड में आएगा तो क्या होगा? ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिक्स से थर्ड में आएगा तो क्या होगा? एनर्जी और ज़्यादा रिलीज होगी, तो वेवलेंथ। सेवन से थर्ड में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस, तो वेवलेंथ कम होती जा रही है। और अगर इन्फाइनाइट से थर्ड में आया तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, और वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम हो जाएगी। सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगी, मतलब वो हो जाएगी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। वो कौन सी वेवलेंथ हो जाएगी? और तुमसे यहाँ पे कौन सी पूछी है? तुमसे कौन सी पूछी है? लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी है। तो जरा दिमाग लगाओ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस जो है दैट शुड बी मिनिमम। ये क्या होना चाहिए? एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए या नहीं? वेवलेंथ के सबसे ज़्यादा होने के लिए एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एनर्जी डिफरेंस शुड बी मिनिमम। एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए मयंक? सबसे कम होना चाहिए। और वो किस केस में आ रहा है? फोर्थ से थर्ड में आने पर। फिफ्थ से थर्ड में आने पर क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो वेवलेंथ क्या होगी? सिक्स से थर्ड में आएगा तो एनर्जी डिफरेंस, वेवलेंथ। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए एनर्जी डिफरेंस शुड बी लीस्ट। और वो कब आ रहा है? इसकी एक समरी ये है, इसको एक थंब रूल बना लो कि जब भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है तो आप जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से उठा के ले आओ। कहाँ से ले आओगे? आई बात समझ में कि नहीं? इसका मतलब यही हुआ ना, आपको अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, कौन सी वेवलेंथ निकालनी है, तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से ले आओगे? जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से उठा के ले आओ। और जब जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से आता है ना, तो तुमको इसको एक और बात बता दूं मैं, नेक्स्ट ऑर्बिट से आता है तो इसे फर्स्ट मेंबर भी कहते होते हो। बोलते होते हो कि नहीं? जस्ट अगले से आता है तो फर्स्ट मेंबर।
उसके अगले से आता है तो, उसके अगले से आता है तो, उसके अगले से आता है तो, और अगर इनफाइनाइट से आएगा तो क्या, लास्ट मेंबर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। बोलो। इसी तरह से अगर कल को तुमसे मैं बोलूं फॉर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और मैक्सिमम कब आएगा एनर्जी डिफरेंस? इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लाओगे, इनफाइनाइट से लाओगे। बोलो। इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट ऑर्बिट से लाओगे, और इनफाइनाइट ऑर्बिट से लाओगे तो वो कौन सा मेंबर कहलाएगा? कुछ समझ में आ रही है बात, ये नहीं आ रही है? मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको ये लिखा देता कि बेटा ऐसा होता है, पर वो पढ़ाई थोड़ी ना हुई, वो प्रिपरेशन थोड़ी ना हुई, वो तो रट्टा मारना हो गया। और ऐसे कितने रट्टे मारोगे, तुम्हारे पास इतने सारे चैप्टर, और हर चैप्टर में पता नहीं कितना कितना सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कितनों का रट्टा मारोगे? समझ के चलोगे तो नहीं मारना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं बोलता कि रट्टा नहीं मारते, अपन रट्टा तो बिल्कुल मारेंगे, अपन बहुत सारी चीज़ों का करेंगे, पर वो कुछ चीज़ें ऐसी जिनका अपने को रट्टा मारना नहीं पड़ता, वो करते करते याद हो जाती है। सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है। तो यहाँ तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हें जब भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी, भाई आप देख लो यहाँ से, ये देख लो एनर्जी डिफरेंस के हिसाब से वेवलेंथ आती है। तो वेवलेंथ वेवलेंथ और एनर्जी डिफरेंस जो है वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आपको वेवलेंथ को क्या लाना है, लार्जेस्ट। तो एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा, और एनर्जी डिफरेंस सबसे कम कब आ रहा है? जस्ट अगले से ला रहे हो। बोलो। अगले से लाए तो, उसके अगले से लाए तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, और दूर से लाओगे तो एनर्जी डिफरेंस और बढ़ जाएगा, तो वेवलेंथ घटती जा रही है। बोलो। कर लीजिए। अब तुम्हें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लानी है, तो इलेक्ट्रॉन को तुम कहाँ से लाओगे? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के तुम इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लाओगे? नेक्स्ट ऑर्बिट। और कौन सी है? लाइमन बामर पास्चन ना। तो 1/λ इज इक्वल टू r जेड स्क्वायर क्या आया? ये निकाल लो। इसको सिंप्लीफाई तो तुम कर ही सकते हो ना। क्या होगा ये वाला कैलकुलेशन थोड़ी देर पहले भी किया था अपन ने। हो गया ये, है ना? बस वो 9 था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बट 4 था इंटू मल्टीप्लाई में। ठीक, समझ गए? फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। फाइंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है भैया? कौन सी सीरीज बोली है? ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या करोगे तुम? ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा? और कौन से स्मॉलेस्ट वेवलेंथ पूछिए? स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन को कहाँ लाओगे? इन्फिनिटी से। बोलो ना। इन्फिनिटी से किस में लाओगे? फोर्थ में। तो ये तो हो गया r, ये हो जाएगा 0 - 1/16। तो इससे वेवलेंथ कितनी आ जाएगी? 16/r। और 1/r की वैल्यू कितनी? से फाइंड रेशो ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वेवलेंथ Find ratio of largest and smallest wavelength of Balmer series. Find ratio of largest and smallest wavelength of Balmer series. कौन सी सीरीज? Balmer series.
तो बामर सीरीज की लार्जेस्ट वेवलेंथ क्या होगी? बामर लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करोगे तुम मुझे बताओ। पहली बात, ये बामर सीरीज के लिए लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए कहाँ से लाओगे? हाँ, थर्ड से कहाँ पर? ये लार्जेस्ट आ जाएगी। और स्मॉलेस्ट के लिए क्या करोगे? स्मॉलेस्ट के लिए क्या करोगे? बोलो। इन दोनों का क्या ले लोगे? रेशो। तो इससे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का रेशो आ जाएगा। आर आर कैंसल, ये कितना हो जाएगा? 4 - 9/36। और ये कितना? भाई ये तो 0 हो गया, तो ये -1/4 बचा। 4 उधर, 9 उधर, ये बोलो ना। बस सिंप्लीफाई कर लो अभी 4 से ये 9, तो कितना आ जाएगा? ये 5 कितना? पर ये स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का रेशो आया, ध्यान देना। आपसे किसका पूछा है? वो क्या हो जाएगा? ठीक कर चुके? डिटरमाइन रेशो ऑफ largest and smallest wavelength. Determine ratio of largest and smallest wavelength of hydrogen spectrum. Determine ratio of largest and smallest wavelength of hydrogen spectrum. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का रेशो बताना है। करिए। तुमसे किसका रेशो पूछा है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। अब कोई पर्टिकुलर सीरीज नहीं बोली इस बार। क्या बोला है इस बार? हाइड्रोजन के जितनी भी वेवलेंथ हैं उन सभी वेवलेंथ में से लार्जेस्ट वेवलेंथ और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। अब जरा दिमाग लगाओ, लार्जेस्ट वेवलेंथ कब आएगी? लार्जेस्ट वेवलेंथ कब आती है? लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए जब दो सक्सेसिव के बीच में आता है। भेजा लगाइए जरा। लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? अगले ऑर्बिट से। बोलो आता है कि नहीं? तो फॉर लार्जेस्ट वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन या तो सेकंड से फर्स्ट में आएगा, या थर्ड से सेकंड में आएगा, या फोर्थ से थर्ड में आएगा, या फिफ्थ से फोर्थ में आएगा, या सिक्स से फिफ्थ में आएगा, एंड सो ऑन। बोलो ना। लार्जेस्ट वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आएगा? लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन अगले ऑर्बिट से आता है ना। समझो बात को। लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है? लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है? अगले ऑर्बिट से आता है। तो सेकंड से फर्स्ट में आएगा, या फिर एंड सो ऑन। बोलो। तो क्या करोगे आप? ऐसे ही कुछ होगा ना भाई। लार्जेस्ट वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन या तो सेकंड से फर्स्ट में आएगा, या थर्ड से सेकंड में आएगा, या फोर्थ से थर्ड में आएगा, या फिफ्थ से फोर्थ में आएगा। तो मुझे बताइए कहाँ आएगा? जहाँ एनर्जी डिफरेंस सबसे स्मॉल होगा वहाँ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। इन दोनों का कुछ एनर्जी डिफरेंस है, और इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है कि कम है? कम है। न्यूक्लियस से दूर जाते हो तो दो सक्सेसिव ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप घटता है। कल लिखा था तुमने। डिस्टेंस बढ़ रही है उनके बीच, डिस्टेंस बढ़ रही है। यहाँ ये पास में है, यहाँ दूर है, यहाँ और दूर है, वहाँ और दूर है। डिस्टेंस बढ़ रही, बात सही है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। यहाँ एनर्जी डिफरेंस कुछ है, यहाँ एनर्जी डिफरेंस कम हो गया। कम हो गया तो वेवलेंथ बढ़ गई। यहाँ एनर्जी डिफरेंस और कम हो गया तो वेवलेंथ और बढ़ गई। यहाँ एनर्जी डिफरेंस और कम हो गया तो वेवलेंथ और बढ़ गई। यहाँ एनर्जी डिफरेंस और कम हो गया तो वेवलेंथ और बढ़ गई। आगे चल के एनर्जी डिफरेंस और कम हो जाएगा, वेवलेंथ और बढ़ जाएगी। लेकिन अपने पास 5 के बाद कोई सीरीज़ है ही नहीं। सीरीज़ कहाँ तक के लिए? 5 तक के लिए है। तो ज़रा दिमाग लगाइए। इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस है, लेकिन यहाँ एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ बढ़ी,
एनर्जी डिफरेंस और कम है तो वेवलेंथ और बड़ी, एनर्जी डिफरेंस और कम है तो वेवलेंथ और बड़ी, और यहाँ एनर्जी डिफरेंस और भी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, बड़ी कि नहीं। तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस किस में आ रहा है, एनर्जी डिफरेंस सबसे कम किस में आ रहा है, 6 से 5 में। बोलो रोहन, मैंने बोला तुमको सीरीज कितनी है, तो हम 7 6 वाला एनर्जी डिफरेंस और भी कम होगा, 8 7 वाला और भी कम होगा, लेकिन हम उसको काउंट ही नहीं कर रहे, हम तो ये 5 सीरीज को ही काउंट करते हैं। कुछ समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है। तो एनर्जी डिफरेंस सबसे कम किस में आ रहा है, यहाँ एनर्जी डिफरेंस है लेकिन यहाँ एनर्जी डिफरेंस क्या है, तो वेवलेंथ, यहाँ एनर्जी डिफरेंस और कम, वेवलेंथ और बढ़ गई, एनर्जी डिफरेंस और कम, वेवलेंथ और बढ़ गई, एनर्जी डिफरेंस और कम, वेवलेंथ और बढ़ गई। तो एनर्जी डिफरेंस सबसे कम किस में आ रहा है, 6th और 5th में। बोलो, तो वहाँ वेवलेंथ जो आएगी अरे कहिए, तो यहाँ वेवलेंथ क्या आ जाएगी सबसे ज़्यादा। समझ में आ रही है बात, ये तो हो गई बात। अब स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या करोगे तुम, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लाओगे, सुनाई कम पड़ता है ना मेरे को, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, इनफाइनाइट से लाओगे सर। तो कहाँ लाओगे, इनफाइनाइट से 5वें में लाओगे, एनर्जी डिफरेंस कुछ आएगा, इनफाइनाइट से 4थे में लाओगे तो क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट से 3रे में लाओगे तो एनर्जी डिफरेंस, इनफाइनाइट से 2रे में लाओगे तो, इनफाइनाइट से पहले में लाओगे तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा, और जब एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा आएगा तो वेवलेंथ क्या होगी। तो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा कब आ रहा है, जब तुम इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ ला रहे हो, इन्फिनिटी से फर्स्ट में। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है। आई बात समझ में भाई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से लाते हो या नहीं, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ से लाते हो, जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से, और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए कहाँ से लाते हो, इन्फिनिटी से। कहो, तो आपको लार्जेस्ट वेवलेंथ के लिए नेक्स्ट ऑर्बिट से लाना, तो सेकंड से फर्स्ट में एनर्जी डिफरेंस कम आएगा, यहाँ और कम आएगा, और कम आएगा, और कम आएगा, और एनर्जी डिफरेंस कम हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए क्या, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लाना है, इन्फिनिटी से 5th तक लाओगे, एनर्जी डिफरेंस कुछ आएगा, लेकिन इन्फिनिटी और 4थे का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, वेवलेंथ कम हो जाएगी। इन्फिनिटी 3rd का एनर्जी डिफरेंस और ज़्यादा है, वेवलेंथ, इन्फिनिटी 2nd का एनर्जी डिफरेंस और ज़्यादा है, वेवलेंथ, और इन्फिनिटी 1st का एनर्जी डिफरेंस तो क्या है, तो वेवलेंथ। करिए, समझ में आया नहीं भैया। स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए इन्फिनिटी से लाना है, इन्फिनिटी से 5th में लाओगे, एनर्जी डिफरेंस कुछ आएगा, लेकिन इन्फिनिटी और 4th का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। भाई इन्फिनिटी और 5th का एनर्जी डिफरेंस कितना, इन्फिनिटी और 5th का, चलो इन्फिनिटी की एनर्जी कितनी, 0, और 5th की कितनी, 5th की कितनी थी, कल तुमने निकाली थी ना, देखो 5th की कितनी थी, ऐसे तो निकाल सकते हैं, -13.6 Z² से कितनी थी, 54। तो इन्फिनिटी और 5th का एनर्जी डिफरेंस देखो कितना है, ये 0.54 है, वो 5, ये 54 कर लो इसको, ये आया। अभी मैं अगर इन्फिनिटी और 4th का निकालता हूँ तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी की 0 और इसका कितना, 4th का कितना था, 0. कितना आ गया, ये इन्फिनिटी और 4th का आ गया, इन्फिनिटी और 3rd का आ गया, बोलो ना, एंड सो ऑन से, ठीक। तो आप देख लो, यहाँ एनर्जी डिफरेंस कम था, इन्फिनिटी 4th का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, इन्फिनिटी 3rd में एनर्जी डिफरेंस और ज़्यादा है, इन्फिनिटी 2nd में और ज़्यादा है, इन्फिनिटी 1st में सबसे ज़्यादा है। और जब एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा आ जाएगा तो वेवलेंथ ऑब्वियसली स्मॉलेस्ट आनी है, समझ रहे हो। और इन दो का एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा था, यहाँ कम हो गया, एनर्जी डिफरेंस कम हो गया, वेवलेंथ बढ़ गई, और कम हो गया, वेवलेंथ और बढ़ गई, और बढ़ गया, और बढ़ गया। बोलिए,
ठीक, कहो। चलो एक सवाल लिखो। इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन is taken from first excited state to third excited state. Electron of hydrogen is excited from first excited state to third excited state. Determine wavelength corresponding to this transition. Determine wavelength corresponding to this transition. Electron of hydrogen is excited from first excited state to third excited state. Determine wavelength corresponding to this transition, and also name the series to which this wavelength belongs. Also name the series to which this wavelength belongs. Determine wavelength corresponding to this transition, and also name the series to which this wavelength belongs. पहली बात तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो कहाँ से कहाँ जाएगा बताइए? सेकंड से फोर्थ में। ये वेवलेंथ तो तुम निकाल लोगे, ये कितना आ गया 3r/16, तो इससे वेवलेंथ कितनी आ गई 16/3r, 16/3, और 1/r की वैल्यू कितनी 912 एंगस्ट्रॉम। बोलो, ये आ गया। अभी बारी आती है सीरीज कौन सी होगी। तो सीरीज कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में गया है? चौथे ऑर्बिट में। सेकंड से फोर्थ में, तो क्या है? फोर्थ में जाता है तो क्या बोलते हैं उसको? कौन से? फोर्थ ऑर्बिट में गया है, इसलिए कौन सी सीरीज होगी ये? सुनाई नहीं दिया मुझको। ब्रैकेट सीरीज नहीं होगी, ब्रैकेट सीरीज नहीं होगी। वो तो ब्रैकेट तब तुम बोलते जब आउटर से फोर्थ में आता। अभी आउटर से फोर्थ में आया क्या? वो तो इनर से फोर्थ में आया है। तो जो छोटा ऑर्बिट है उसके हिसाब से देखो, छोटा कौन है? छोटा कौन है? सेकंड। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा? बामर एब्जॉर्प्शन सीरीज। क्या नाम दोगे इसको? दोनों में से छोटा है उसके हिसाब से नाम दो। छोटा कौन है दोनों में? सेकंड ऑर्बिट की फोर्थ ऑर्बिट? सुनाई नहीं दिया मुझको। तो सेकंड के हिसाब से नाम दोगे तो उसको नाम दोगे बामर। और चूंकि वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुई है इसलिए क्या? बामर एब्जॉर्प्शन सीरीज। इसका नाम है बामर एब्जॉर्प्शन सीरीज। दोनों में से जो छोटा होगा उसके हिसाब से नाम दिया जाएगा इसको। बोलो, सेकंड ऑर्बिट के लिए कौन सी सीरीज बोली जाती है? इस सीरीज को बामर नाम देंगे। और वहां पर क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन। हाँ जी, समझ गए ना? अभी वापस से हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल पर ही आ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने एनर्जी वगैरह के ऊपर काम कर लिया है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, दीज ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी फाउंड। से अभी कुछ और बातें हम करते हैं। यहाँ पर मैं निकालने जा रहा हूँ क्या? इलेक्ट्रॉन की आयोनाइजेशन, या फिर दूसरी भाषा में बोलें तो बाइंडिंग एनर्जी। कौन सी एनर्जी? नाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
कौन से ऑर्बिट में? nth ऑर्बिट में। nth ऑर्बिट में हमने कौन सी एनर्जी निकालने जा रहे हैं हम? सो व्हाट वी मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? व्हाट वी मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितनी एनर्जी लगेगी आपको इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऑर्बिट से कहाँ तक ले जाने में? इनफाइनाइट तक ले जाने में। इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऑर्बिट से कहाँ तक ले जाने में? कोई एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिवॉल्व कर रहा है और उसे उस ऑर्बिट से उठाकर कहाँ ले गए तुम? तुम्हें ले जाने में जितनी एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को क्या बोलोगे तुम? बाइंडिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा था, उस ऑर्बिट से उठा के कहाँ ले गया था उसको? हम इन्फिनिटी तक ले गए। जितनी भी एनर्जी लगी उस एनर्जी को क्या नाम दिया तुमने? ठीक है, लिख लो इसको, पहले ये हेडिंग डाल लो। amount of energy required to take it from given orbit, amount of energy required to take it from given orbit to the infinity, amount of energy required to take an electron from given orbit to infinity। इलेक्ट्रॉन को किसी एक ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक ले जाने में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन ऑर्बिट, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गिवन ऑर्बिट टू इन्फिनिटी। किसी गिवन ऑर्बिट से कहाँ तक ले गए तुम? जो एनर्जी लगेगी उस एनर्जी को क्या बोलोगे तुम? आयनाइजेशन एनर्जी। इसका फार्मूला डिराइव कर सकते हो? कोशिश करो। इसका फार्मूला डिराइव करने की कोशिश करो, परिभाषा को पढ़ो और परिभाषा से लग बनाओ। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइन है? किसी भी ऑर्बिट में आप किसी गिवन ऑर्बिट से कहाँ ले गए? इन्फिनिटी तक। और हमको मालूम है एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए एनर्जी कितनी लगती है? जितनी दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस है। कितनी एनर्जी लगती है? जितनी दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस है। तो आप पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में था? nth ऑर्बिट में। और nth ऑर्बिट से उसे कहाँ ले गए? इन्फिनिटी में। पहले वो nth ऑर्बिट में था, nth ऑर्बिट से उसे कहाँ ले गए? इनफाइनाइट वाले ऑर्बिट की एनर्जी इतनी है और इसकी एनर्जी कितनी थी? करेक्ट? कोई समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है भैया? भाई किसी भी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जाने के लिए एनर्जी कितनी लगती है? जितनी दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का क्या है? डिफरेंस है। तो अर्लियर इलेक्ट्रॉन वाज रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट, नाउ इट इज टेकन टू इन्फिनिटी। nth ऑर्बिट से इन्फिनिटी तक ले गए, जितनी एनर्जी लगी वही कहलाएगी बाइंडिंग एनर्जी। और वो कितनी होगी? जितनी दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का क्या है? डिफरेंस है। बोलो। तो ये क्या आ गई तुम्हारे पास? बाइंडिंग एनर्जी। कर लिया? इसका फार्मूला वैसे ही आ रहा है जैसा काइनेटिक एनर्जी का था, तुम्हें याद हो। चलो अब आगे सुनो। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है भैया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? क्यों घूम रहा है ये रदरफोर्ड ने बताया था क्या? किसने बताया था? बोर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से मिलता है। बोलो। तो अभी देखो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। टाइम पीरियड से मतलब क्या? टाइम पीरियड से मतलब क्या? टाइम पीरियड से मतलब क्या होता है? टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम लगेगा? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट
टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, वन सर्कल, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, ये रहा न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जिसके चारों ओर घूम रहा है तो उसको घूमने में जितना टाइम लगेगा उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, हाउ मच टाइम इट टेक्स इन कंप्लीटिंग वन सर्कल। एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसे हम बोलते होते हैं टाइम पीरियड, दैट वी कॉल एज। तो हमें पूछा यहाँ पर टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस को काहे से डिवाइड करोगे, स्पीड से। अभी डिस्टेंस कितनी, एक पूरा सर्कल चलने में जितना टाइम लगा उसे हम बोलते होते हैं टाइम पीरियड। और एक पूरा सर्कल चलेगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा वो, और स्पीड कितनी, बोलो। आर की वैल्यू क्या, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई, और वी एन क्या होगा, जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या, बोलो बोलो भैया। लिसन, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम बोलते होते हैं टाइम पीरियड। हाउ मच टाइम इट टेक्स इन कंप्लीटिंग वन सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उसे हम बोलते होते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। एक पूरा सर्कल चला तो डिस्टेंस कितनी चला सर, वो डिस्टेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ये होगा कि नहीं होगा। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या है, 2 तो पहले से था, ये एक और 2 आ गया, कितना आ गया, 4 आ गया। जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा कि नहीं जाएगा, सुनाई नहीं दिया मुझको। तो 2 2s आर, पाई वहाँ पर पहले से है, एप्सिलॉन नॉट वहाँ पर पहले से था, एक और एप्सिलॉन नॉट आ गया, कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एन स्क्वायर वहाँ पर पहले से था, ये एक और आ गया, क्या आ गया, एच वहाँ पे पहले से था, ये एक और आ गया। और अच्छा एक मिनट, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, बोलो। तो ये 4 और अपॉन में क्या, एम जेड ई स्क्वायर, और ये भी क्या होगा, एम जेड स्क्वायर, और ई की पावर कितना। सो व्हाट इज दिस, this is time period of electron in how much time it will take in completing one circle, बोलो। एक सर्कल कंप्लीट कर लेने में, एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट कर लेने में उसको जितना टाइम लगता है उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है। डिस्टेंस कितनी, अरे बोलो ना, ये रेडियस है और ये स्पीड है, ये ऊपर चला जाएगा, ये टाइम आ जाएगा। अरे कहिए, तो ये टाइम आ चुका, समझ गए। तो इसमें बस मसले की बात ये समझ लो कि यहाँ तुम एक बात पा रहे हो कि जो टाइम पीरियड आ रहा है वो एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर के क्या है, एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे एन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, समझ गए, कर लीजिए। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, अपना एग्जैक्ट वैल्यू में कोई दिलचस्पी नहीं है, बट यस ये जरूर देखना है कि टाइम पीरियड जो है वो एन क्यूब के क्या है। ये क्या निकाला तुमने, टाइम पीरियड, बोलो। उसके बाद अब बारी आती है फ्रीक्वेंसी की। सो नाउ वी कम टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में क्या है इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। व्हाट वी मीन बाय फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ सर्कल्स completed in 1 second
1 सेकंड में कितने सर्कल्स कंप्लीट हो गए? 1 सेकंड में कितने सर्कल्स कंप्लीट हो गए उसे हम क्या बोलते होते हैं? 1 सेकंड में कितने सर्कल्स कंप्लीट हो गए उसे हम क्या बोलते होते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं सर। व्हाट वी मीन बाय फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ सर्कल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। और फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी जो होती है आपको पता होना चाहिए, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का क्या कर दोगे तुम? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल करो, क्या आएगा बोलो मेरे को? mz स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से तुम पा रहे हो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और एन क्यूब के क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो, ठीक है? समझ गए? तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद एक और बता देता हूँ मैं तुम्हारे को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी भी बोलेंगे। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा से रिप्रेजेंट की जाती है और वो क्या होती है? एफ की वैल्यू कितनी? ठीक, कर चुके? कर लिया? लिखिए, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड? अब मैं आपको बताऊं, जब भी कभी चार्ज किसी सर्कुलर पाथ पे चलता है, कोई भी चार्ज, जब भी चार्ज मूव करता है तो चार्ज के मूवमेंट के कारण क्या होता है? करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? करंट। जब भी चार्ज मूव करता है तो क्या फ्लो होता है? तो करंट फ्लो होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर उसके चारों ओर, किसके चारों ओर? न्यूक्लियस के चारों ओर। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है कि नहीं है? जब भी कभी कोई चार्ज मूव करता है तो क्या फ्लो होता है? जब भी कभी कोई चार्ज मूव करता है तो करंट फ्लो होता है। तो यहाँ हमको निकालना है इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन के nth ऑर्बिट में मूवमेंट के कारण क्या निकाल रहे हैं हम? इलेक्ट्रिक करंट निकाल रहे हैं। हाउ शैल आई? करंट कैसे निकलेगा? करंट जो होता है ना, वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। जब भी कभी कोई चार्ज मूव करता है, ध्यान दे लेना हमेशा, जब भी कभी कोई चार्ज मूव करेगा क्या होगा? क्या होगा? करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? तो करंट कितना होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम, तो ये रहा चार्ज, और टाइम कितना है बताओ? टाइम का फार्मूला भी तुमने, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है और टाइम कितना है? 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n क्यूब h क्यूब अपॉन क्या? ये है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये m z स्क्वायर e की पावर 5 अपॉन क्या?
तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर्कल में, न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में क्या कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन सर्कल में चारों ओर क्या कर रहा है, तो क्या फ्लो होगा, कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, कर लीजिए भाई। इलेक्ट्रॉन मूव किया तो क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। बोलो हुआ। इलेक्ट्रॉन मूव किया तो क्या फ्लो हुआ, करंट फ्लो हुआ। ठीक है, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। ये रहा चार्ज और टाइम से डिवाइड कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो चार्ज घूम रहा है, चार्ज चल रहा है, और चार्ज चल रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है। अभी हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। देखो जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, और ध्यान दे लेना, जब भी कभी किसी सर्कल में करंट फ्लो होता है, कोई सर्कुलर पाथ है, कोई सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, और इस सर्कल में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो इस सर्कल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आएगी। और कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आती है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर क्या है, सर्कल की रेडियस है। ठीक है, आई करंट है, आर सर्कल की क्या है, रेडियस। और यहाँ ये जो म्यू नॉट लिखा है ये क्या कहलाता है, इस म्यू नॉट को जैसे आपने परसों देखा था एप्सिलॉन नॉट, जिसे परमिटिविटी बोलते थे, इससे तुम बोलोगे परमिएबिलिटी। क्या नाम देते हो तो इसको हम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इसे वैक्यूम की परमिएबिलिटी कहा जाता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी कहते हैं, वैसे ही इसे क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ठीक है, तो ये परमिएबिलिटी है, आई उसमें से बहने वाला क्या है, और आर क्या है सर्कल की। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, ये आई नॉट बहने वाला करंट अपॉन सर्कल की रेडियस है ये म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन ये आ गया। और आई नॉट की वैल्यू कितनी, ये रहा m जेड स्क्वायर ई की पावर 5 होल अपॉन क्या 4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर सॉरी n क्यूब h क्यूब, ये आई हो गया। अरे बोलो, और रेडियस का फार्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन क्या, बोलो है या नहीं है, सुनाई नहीं दिया मुझको। अभी क्या होगा, ये घूम फिर के कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँचेगा। म्यू नॉट वहाँ पे पहले से है, पाए वहाँ पे पहले, पाए ऊपर चला गया। जरा देखो क्या आ रहा है, म्यू नॉट पाए और क्या m इंटू एम कितना, m इंटू एम कितना, जेड स्क्वायर इंटू जेड कितना, और e की पावर 5 और e की स्क्वायर, बोलो ना यार, 4 2s are 8, n की पावर कितनी, तो ये क्या आ गया, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके कारण चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा है मतलब चार्ज चल रहा है, चार्ज चल रहा है मतलब क्या, करंट, और करंट के कारण क्या डेवलप होगी सेंटर पर, कितनी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अगर किसी सर्कल में आई करंट फ्लो हो रहा है जिसकी रेडियस आ रहा है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। या म्यू नॉट क्या होता है, परमिएबिलिटी।
क्या होती है? तो करंट आई एन था, रेडियस आर एन थी। बोलो, आई का फॉर्मूला रखा ये पाई एम इंटू एम स्क्वायर, जेड स्क्वायर इंटू जेड क्यूब, ई की पावर 5 इंटू ई स्क्वायर, ई की पावर 7, 4 2 जार 8, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर था और ये एक और एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, एन क्यूब इंटू एन स्क्वायर, एच क्यूब इंटू एच स्क्वायर। बोलो, कर लो।